सत्ता में सबसे पहले हम आपको नोट ही नोट दिखाएंगे। 9 अलमारी और 200 करोड़ वाली ये कहानी बहुत ही चौंकाने वाली है। ये सब कुछ मिला है एक कांग्रेस सांसद के पास से। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो जनता से लूटा है वो लौटाना होगा। आज इस खबर पर हमने एक वीडियो गाइड बनाई है, इसे आज आप जरूर देखिएगा। फिर बात महुआ मोइत्रा की, जो अब सांसद से पूर्व सांसद बन चुकी हैं। पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीन ली गई। इस सियासी बवाल पर इस पर मचा हुआ है, नई राजनीतिक चिंगारियां इसमें निकल रही हैं। आज पीएम मोदी ने देश को एक नया संदेश दिया और मेड इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया मुहिम भी चलाने की शुरुआत की। पीएम ने कहा, देश के अमीर लोग विदेश में शादी करने के बजाय भारत में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और इसमें युवा अहम भूमिका निभाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों का मुख्यमंत्री वाला इंतजार बस खत्म होने वाला है। बीजेपी ने आज 3 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में रविवार तक मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो सकता है। आज सत्ता में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शुरू हुआ सियासी बवाल भी हम आपको दिखाएंगे, जिन्होंने कहा कि 8वीं क्लास के बाद मुस्लिम लड़कियों के स्कूलों को अलग कर देना चाहिए। इस बयान के मायने क्या हैं, ये भी देखिएगा। अगर आप बात बात पर पेन किलर खाते हैं तो आपके लिए सत्ता में एक बहुत ही जरूरी खबर है। सरकार ने एक पेन किलर को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके बारे में आज आपको पता होना चाहिए। आपके काम की ये कुंजी बस थोड़ी देर में हम खोलेंगे। आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, आपके लोन की EMI अभी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं ऐसी तस्वीर से जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट हैं, यानी कैश है। 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट। इतने नोट कि एक सामान्य इंसान को गिनने में घंटों लग जाएंगे। इतने नोट कि इनको रखने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 9 अलमारियां भी कम पड़ गईं। इतने नोट कि इनको रखने के लिए 156 बैग भी कम पड़ गए। इतने नोट कि इन्हें बैंक ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। कैश को गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। नोटों की तस्वीर देखिए, इतने नोट शायद आपने ना देखे हों। दरअसल ये नोट आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर मिले हैं। क्या आपने सोचा 200 करोड़ रुपए का कैश कितनी अलमारियों में आ सकता है? जब आयकर विभाग के अधिकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पहुंचे तो क्यों और कैसे वहां पर नोट और अलमारी वाली तस्वीर देखकर दंग रह गए। आयकर विभाग के अधिकारियों को 9 अलमारियां दिखाई दी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नोट थे। ये अलमारियां कुछ इस तरह कैश से भरी हुई थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सत्ता में अब तथ्यों वाली अलमारी को खोलते हैं, जिसमें सिर्फ तथ्य हैं। 200 करोड़ कैश वाली पूरी कहानी। आयकर विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड डाली, जिसमें भारी मात्रा में नोट मिले। ये रेड झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर डाली गई। झारखंड के रांची में छापेमारी की गई, ओडिशा में बौंद, बोलगिरी, रायगढ़ और संबलपुर में छापेमारी हुई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ये रेड डाली गई। आपको बता दें कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं। शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज से वो जुड़े हुए हैं। इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया। इस 200 करोड़ का कनेक्शन कांग्रेस सांसद से है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस छापेमारी का जिक्र करते हुए लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी वाले भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। इसके बाद बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद के बहाने कांग्रेस पर हमले किए। किस तरह इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, कुछ सेकंड की न्यूज रील में पहले आप उसको देख लीजिए। जितनी जांच एजेंसियां हैं जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। 1-1 रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। प्रसाद साहू के घर पे या उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापे पड़े हैं और ये कितने रुपए
आए हैं, अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कितने रुपए हैं और कितने रुपए पकड़ाए हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैयाँ डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। क्यों कांग्रेस पार्टी, पापी आप, टीएमसी, ये सारी पार्टियां आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई हैं, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का। और सबसे बड़ी बात है, इस पे सोनिया गांधी जी चुप। भ्रष्टाचार कांग्रेस का कैसा पहचान है और था, यही इसमें साबित होता है। और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, 200 करोड़ कैश, तो ये बहुत ही यानी भ्रष्टाचार का और सबूत क्या चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह काली कमाई का काला सच है जो बाहर आ गया। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि धीरज साहू का परिवार झारखंड में 40 सालों से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इस तस्वीर और इस तस्वीर से जुड़े नाम को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि साल 2018 के चुनावी हलफनामे में धीरज साहू ने अपने ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया था। सोचिए, 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज, कुल संपत्ति 34 करोड़ बताई थी। इतना ही नहीं, साल 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए बताई थी। 1 करोड़ रुपए। ऐसे में सवाल है, अचानक इतना पैसा कहां से आया? फिलहाल आयकर विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द इस जांच में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। धीरज साहू के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये राज्यसभा में उनका तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वो जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010 और उसके बाद 2018 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद तक वो पहुंचे। झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पर दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इस पर वक्त है अब नजरिया 9 का। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड देश में दूसरा सबसे गरीब राज्य है। यहां 42% जो लोग हैं वो गरीब हैं, जो बिहार के बाद सबसे ज्यादा हैं। सिर्फ यही नहीं, झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अगर ऐसे प्रदेश में एक कारोबारी नेता के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। तो कैश ही कैश के बाद अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी की, यानी ऐसी खबर जिसमें सियासत का तापमान कुदरत के गिरते टेम्परेचर में भी हाई हो गया। क्योंकि आज संसद में जो कुछ हुआ उससे कई राजनीतिक चिंगारियां निकल रही हैं और इसकी गर्मी सियासी बयानों में महसूस भी की जा रही है। आज टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा के एक फैसले के बाद एक झटके में सांसद से पूर्व सांसद हो गई और लोकसभा की लॉगिन आईडी के विदेशों में इस्तेमाल के मामले में उन्हें संसद से लॉग
आउट कर दिया गया। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। आज इस पर संसद में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर पहले बहस हुई और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद संसद के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। महुआ मोइत्रा के साथ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता सदन के बाहर जमा हुए। इनमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। सबने मिलकर मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए, संसद के नियमों की अनदेखी की बात कही। हम सबसे पहले आपको महुआ मोइत्रा के 2 बयान सुनाना चाहेंगे। पहला बयान उस वक्त का है जब वो संसद में पहुंची थी और उन्होंने मां दुर्गा, महाभारत और चीर हरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और दूसरा बयान उनके निष्कासन के बाद का है। पहले महुआ मोइत्रा को सुनिए, फिर इस खबर पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ लौड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to tokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The 2 testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. तो महुआ मोइत्रा के बयान के बाद ममता बनर्जी भी मैदान में आ गई। विपक्ष के नेताओं ने भी मिलकर मोदी सरकार पर जुबानी तीर चलाए। लेकिन वो रील देखने से पहले समझना जरूरी है कि आखिर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता गई क्यों। तो इसकी वजह है एथिक्स कमेटी की 495 पन्नों की एक रिपोर्ट, जिस पर महुआ पर एक्शन हुआ है। उस रिपोर्ट का एक पेज हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें यह साफ लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने जो काम किया वो पूरी तरीके से अनैतिक है और ये संसद की अवमानना है। एथिक्स कमेटी ने यह भी माना कि महुआ ने लोकसभा के लॉगिन डिटेल को दूसरे लोगों से भी शेयर किया और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए महुआ मोइत्रा के गंभीर व्यवहार के लिए उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की आवश्यकता है। एथिक्स कमेटी ने ही लोकसभा से महुआ मोइत्रा के निष्कासन की मांग भी की थी। साथ ही साथ ये भी सिफारिश की कि महुआ के खिलाफ कानूनी जांच होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा पर कौन कौन से गंभीर आरोप थे, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे। सवाल पूछने के बदले उन्होंने उद्योगपति हीरानंदानी से महंगे महंगे गिफ्ट लिए और कैश भी लिए। इसके बदले उन्होंने जो 61 सवाल संसद के अंदर पूछे, उनमें से 50 सवाल उद्योगपति हीरानंदानी की पसंद के थे। आरोप है कि महुआ ने संसद में वो सवाल पूछे जो अडानी ग्रुप के खिलाफ थे और इसके पीछे मंशा अडानी ग्रुप के प्रतिस्पर्धी कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की थी। उन्होंने अपना संसदीय लॉगिन आईडी, पासवर्ड भी शेयर किया। विदेश से उनके संसदीय अकाउंट पर लॉगिन किया गया। जुलाई 2019 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच उनके संसदीय अकाउंट पर विदेश से कई बार लॉगिन किया गया। इनमें से सिर्फ 47 बार तो यूएई से ही अकाउंट लॉगिन हुआ और लॉगिन आईडी शेयर करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इन्हीं आरोपों का जिक्र बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया था और यहीं से टीएमसी की सांसद रही महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलों के पहाड़ खड़े होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ही लोकसभा स्पीकर से महुआ मोइत्रा की शिकायत की। उन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने मामला एथिक्स कमेटी को भेज दिया। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जो रिपोर्ट एथिक्स कमेटी ने बनाई उसमें भी महुआ के निष्कासन की बात थी। इसी के बाद लोकसभा में प्रस्ताव पास हुआ और महुआ की सदस्यता छीन ली गई। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष कैसे बिफर गया, इस पर हम आपको एक रील दिखा देते हैं। I strongly condemned it. Party is totally behind the Mahua and our party will fight along with Indian Alliance together. This matter open our eyes again against the vindictive politics of BJP. अराउंड 60-65 प्रश्न पूछा है, 4 सेक्टर पे पूछा है। एक बार भी अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा है। नॉट इवन वन शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सब क्या कहलाता है जी? क्या बात कर रहे हो?
आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके ठीक है गलती हो पहले कल्याण बनर्जी बोले। कल्याण बनर्जी नो 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 जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? एथिक्स कमेटी ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अनुमान पर कोई 500 पेज का प्रतिवेदन नहीं बनता है, तथ्यों पर आधारित होता है। शब्दों से चाहे हम जो भी बोले, लेकिन कागज के प्रामाणिकता और साक्ष्य दोष को प्रमाणित करते हैं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी खासकर मोदी जी महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गया। जो व्यक्ति का 5 लाख रुपए से ऊपर का इनकम नहीं है वो उनका इनकम टैक्स करता है, वह व्यक्ति 35 देशों की यात्रा कर रहा है, तो यह जाहिर बात है कि यह सब हीरानंदानी जी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। खुद महुआ मोइत्रा ने माना कि उनको आर्मिस का स्कार्फ मिला है, बॉबी ब्राउन के कॉस्मेटिक्स दिए गए हैं, यह सब उन्होंने स्वीकार किया है। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदुड़ी ने वहां जिस तरीके का की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा, और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। और अब हम आपको बताते हैं कि लॉग इन आईडी को शेयर करने के मामले में महुआ को संसद से लॉग आउट कराने वाले 3 मुख्य किरदार कौन से हैं। इनमें एक नाम है जय अनंत देहाद्राई, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और महुआ मोइत्रा के मित्र भी रह चुके हैं। उन्होंने ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को लिखे एक खत में आरोप लगाए। बाद में उन्हीं के सबूतों का इस्तेमाल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में किया। दूसरा किरदार है बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, जिन्होंने एक हलफनामे में खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनके पास महुआ मोइत्रा के लॉगिन डिटेल थे और खुद महुआ ने उन्हें शेयर किया था। लेकिन महुआ के लिए जो चेहरा सबसे बड़ी मुसीबत बना वो थे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जिन्हें लोकसभा स्पीकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज कराई और नौबत निष्कासन तक आ गई। आज लोकसभा से महुआ मोइत्रा को निष्कासित किए जाने के बाद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी टीवी9 भारतवर्ष से बात की। उन्होंने कहा कि महुआ के साथ जो कुछ हुआ वो अन्याय है, असंवैधानिक। एथिक्स कमेटी पूरा हियरिंग नहीं देके, हियरिंग मीन्स मीनिंगफुल हियरिंग नहीं देके इसको किया है। उसका ऊपर रिपोर्ट का ऊपर पार्लियामेंट ने आज वो जो बहिष्कार किया है, जिसका एफिडेविट का हीरानंदानी का एफिडेविट को रिलाई कर रहे हैं। एथिक्स कमेटी के पास हीरानंदानी नहीं आया, जो महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी का क्रॉस एग्जामिन करने नहीं दिया। महुआ मोइत्रा को वो जो जय बोल के जो एडवोकेट है, वो जो कंप्लेन किया है, उसका सब हेयर से है, उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने नहीं दिया। तो उसमें क्या रह गया? कुछ तो हियरिंग नहीं हुआ। वो जो है हियरिंग आई वॉज हियरिंग, इफेक्टिव हियरिंग नहीं हुआ। सेक्शन 43 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट में बोला है हमारा कंप्यूटर आप विदाउट परमिशन से देखेंगे, एक्सेस करेंगे तो ये धारा लागू होगा। इधर वो नहीं हुआ। पासवर्ड को नहीं देने सकता है, सेक्शन 43 ने नहीं बोला है। और अब इस खबर पर हम आपको सत्ता का फ्लैशबैक भी दिखा देते हैं। असल में जो महुआ मोइत्रा के साथ हुआ वैसा पहले भी हुआ, लेकिन राज्यसभा में एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर महुआ की संसद सदस्यता जाने का मामला है। लोकसभा का यह पहला मामला है। हालांकि इससे पहले कैश फॉर क्वेरी में राज्यसभा से एक सांसद को निष्कासित किया गया था।
हालांकि 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद 10 सांसदों को भी लोकसभा से निष्कासित किया गया था, लेकिन वो कार्रवाई स्पेशल कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। आज जो कार्रवाई हुई है वो एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर हुई है और लोकसभा में इस तरीके का ये पहला मामला है। और सत्ता में अब जिक्र करते हैं उस बयान का जो अगर लोगों के मन में बैठ गया तो देश की सोच को टाइम मशीन में बैठाकर कई 100 साल पीछे ले जाएगा। जिस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होनी थी कि मुसलमानों की तरक्की कैसे हो, उनका भविष्य कैसे संवारा जाए, वहां महिलाओं को आधुनिक शिक्षा के परिवेश से दूर रखने का एजेंडा चलना शुरू हो गया। मदनी का बयान का सार यह है कि 8वीं कक्षा के बाद मुस्लिम लड़कियों को लड़कों के साथ और खास तौर पर दूसरे धर्म के लड़कों के साथ नहीं पढ़ाया जाए। जाहिर है इस सोच के साथ मुस्लिम लड़कियां बहुत आगे तक पढ़ाई नहीं कर सकती, दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच सकती। यह बयान जिन्होंने दिया है उनका नाम है मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, अक्सर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल की वकालत की है। दरअसल लखनऊ में 7 दिसंबर को जमीयत उलेमा की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें सूबे के 37 जिलों से उलेमा के हजारों सदस्य शामिल हुए। अरशद मदनी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान समाज को जागरूक करने के बजाय वो ऐसा बयान दे बैठे जिस पर नया विवाद शुरू हो गया है, नई बहस छिड़ गई है। आप उनके बयान का एक एक शब्द सुनिए, फिर जो जवाबी तीर चले हैं उनको भी आपको दिखाएंगे। कि लव जिहाद, मैंने तो 82 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो वही कुरान और हदीस में कहीं लव जिहाद सुना नहीं, देखा नहीं। ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई इस्तिलाह है जो खुद मुल्क के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये हुआ और उसके साथ साथ ये चीज चलने लगी कि स्कूलों के अंदर जहां मखलूत तालीम है बच्चे और बच्चियों की, वहाँ मुसलमान बच्चियों का अगवा शुरू हो गया। जमीयत उलमा ने एक तहरीक की है, चलाई है। हम मुसलमानों से ये कहते हैं कि अपने बच्चियों के अलग स्कूल खोलो जिनके अंदर बच्चे न हो, न मुसलमान बच्चे न हिंदू बच्चे। तो मदनी के इस बयान पर नई बहस छिड़ गई है। कई मुस्लिम धर्मगुरु मदनी के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कई नेता इसे आधुनिकता विरोधी बता रहे हैं। उनका तर्क है कि छात्र और छात्राओं के बीच एक स्कूल में एक साथ पढ़ना उनके भविष्य के लिए बेहतर है। हायर एजुकेशन का सवाल है तो उसमें बेस्ट रास्ता यही है कि को एजुकेशन के सिस्टम के बजाय दोनों को अगर अलग एजुकेशन की दी जाए तो ही बेहतर है। ये बिल्कुल तर्कहीन बात है और इससे एक विवाद खड़ा करने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जब कोएड स्कूल्स ही हैं तो वहाँ कि इसका मतलब वहाँ लड़कियाँ पढ़ेंगी नहीं। देखिए ये सब परिवार में संस्कार होते हैं और बच्चे आजकल अपना अच्छा बुरा समझते हैं। देखिए एक ड्राइव तो चल रही है धर्म परिवर्तन के लिए और उन लड़कों को एनकरेज भी किया जा रहा है जो मुस्लिम लड़कियों को बहका के उनका धर्म परिवर्तन करा के शादी करें। उनको सुनने में आया है कि पैसा भी दिया जा रहा है। वो देखते हुए जो भी वो कह रहे हैं उसकी फिक्र में कह रहे हैं। समाज में भी बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ आ रही हैं और मुझे लगता है कॉम्पिटिशन में रहने से लोग बल्कि और परिपक्व होकर निकलते हैं। जो एक दूसरे लिंग से जो डर रहता है महिलाओं के लड़कियों के मन में वो निकल जाता है और एक दोस्ताना माहौल बनता है। एक धर्म परिवर्तन का मामला है जिसमें लड़के और लड़कियों के दरमियान जो मामलात होते हैं और जिससे बहुत से हमारे बच्चों की जानें चली जाती हैं, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 8वीं के बाद को एजुकेशन जो है ना हो बल्कि लड़कियाँ अलग पढ़ें और लड़के अलग।
मानव समाज की लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, प्रगति की दौड़ में है, भारत के विकसित बनाने की दौड़ में है, वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। ऐसे समय में इस प्रकार की बात करना ये महिलाओं को गुलाम बनाने की, उनकी इज्जत को तार तार करके जीने की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसा इस प्रकार का मजबूती कर। और अब बात करते हैं एक और मौलाना की जो अपने बयान को लेकर विवादों में है। मौलाना के आरोप चौंकाने वाले हैं। दरअसल केरल के एक मौलाना नासर फैजी ने कहा कि केरल में जबरन मुस्लिम लड़कियों की दूसरे धर्मों में शादी कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूबे की सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। मतलब ये कि मौलाना के इस बयान के बाद केरल की सियासत में रिवर्स लव जिहाद ट्रेंडिंग शब्द बन चुका है। मौलाना ने केरल के कोझिकोड में चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिसमें यह भी कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, दूसरे धर्म को अपनाने के लिए उन्हें गुमराह किया जाता है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताया। कुल मिलाकर इन बयानों के बाद रिवर्स लव जिहाद ट्रेंड करने लगा है और मुस्लिम बच्चियों को अलग पढ़ाने की वकालत भी कट्टरता की तरह ट्रेंड करने लगी और यह ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बार बार धर्म की आड़ में राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले बटन दबाए जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। सत्ता में बात अब आपके काम की, जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई। असल में यह खबर उन लोगों के लिए है जो बात बात पर बिना सोचे समझे पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन एक पेन किलर को लेकर खुद सरकार ने चेतावनी जारी की है, जिसका नाम आपको अब नोट कर लेना चाहिए। यह पेन किलर है मेफ्टॉल, जिसका आप में से कई न्यूज मित्र इस्तेमाल भी करते होंगे। आप ये चेक भी कर सकते हैं क्या हाल फिलहाल में कहीं डॉक्टर ने आपको भी तो मेफ्टॉल खाने की सलाह नहीं दी है। अगर ऐसा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल मेफ्टॉल पर स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था ने बड़ी चेतावनी जारी की है और बताया है कि पेन किलर मेफ्टॉल में मेफेनेमिक एसिड होता है, जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। यह अलर्ट भारतीय फार्माकोपिया आयोग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मेफेनेमिक एसिड से साइड इफेक्ट्स का खतरा ज्यादा होता है और इसकी वजह से स्नोफीलिया या सिस्टमेटिक सिम्टम्स सिंड्रोम का रिस्क भी हो जाता है। दर्द निवारक के रूप में ली जाने वाली दवा मेफ्टॉल लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती है। मेफ्टॉल एक ऐसी पेन किलर होती है जिसका इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के मरीज करते हैं। अगर किसी को गठिया की शिकायत है, हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, कोई सामान्य दर्द है, तो वो इस दवा को खाते हैं। इसके अलावा सूजन और बुखार में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसे लेकर चिंताजनक खबर सामने आई। तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग के मुताबिक मेफ्टॉल से ड्रेस सिंड्रोम यानी ड्रग रिएक्शन स्नोफीलिया सिस्टमेटिक सिम्टम्स सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से गंभीर एलर्जी होती है और त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते, बुखार, कब्ज, सिरदर्द का शिकायत, इस तरीके की शिकायतें हो सकती हैं। इस पेन किलर से किस तरीके का खतरा है और इसे लेने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की है। उन्हें भी थोड़ा गौर से सुन लीजिए। केमिस्ट शॉप पर ये इजीली अवेलेबल है, मगर आपको मैं 3 चीज़ें इसके बारे में बता दूं। एक तो ये प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, रेगुलर यूज़ के लिए दवा नहीं है। कि ये दवाई अगर इनएडवर्टेंटली लॉन्ग टाइम तक ली जाए तो बॉडी में क्रॉस रिएक्ट करती है और ये इसिनोफिलिया, सिस्टमिक सिम्टम्स और ड्रग रिएक्शंस करती है। इसका एक नाम दिया गया है ड्रेस सिंड्रोम। सो ये ड्रेस सिंड्रोम बड़ा ख़तरनाक होता है। इसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम फैटल कंडीशन कहते हैं और जिसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। हमारे यहाँ नाम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ये सिंड्रोम जो है इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है।
स्किन रैश से शुरू होता है और खा जाता है लीवर को, किडनी को, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो जागृति हुई है, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और माइनर साइड इफ़ेक्ट हर दवा के होते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। सुपरवाइज्ड कंडीशन में इस दवाई को लिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए इसको नहीं लेना चाहिए। और सत्ता में अब बात करते हैं उस फर्जीवाड़े की जो आम लोगों के साथ हो रहा है। हो सकता है सत्ता के कई न्यूज मित्र भी ऐसे फर्जीवाड़े के शिकार हुए हों। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल गूगल ने प्ले स्टोर से 17 लोन ऐप्स को हटा दिया है। पर्सनल डेटा चुराकर ब्लैकमेल करने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत है कि इन ऐप्स के जरिए लोन के नाम पर पर्सनल डेटा लिया जाता था। सारी डिटेल्स मिलने के बाद लोन चुकाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। यहां तक कि कुछ लोगों को धमकी देने की भी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। रिपोर्ट में 18 ऐप्स की पहचान की गई। गूगल ने 17 ऐप्स को हटाया है। एक ऐप के डेवलपर ने अपनी पॉलिसी बदली है, मतलब अपनी पॉलिसी गूगल स्टोर के हिसाब से रखी है। ये गूगल के प्ले स्टोर की पॉलिसी को भी चकमा दे रहे थे। इन ऐप से लोगों को तुरंत लोन मिलता था, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा ब्याज वसूला जाता था और लोन चुकाने के लिए टाइम भी कम दिया जाता था। और कैंसर से जूझ रहे बॉलीवुड अभिनेता जूनियर महमूद का गुरुवार रात 67 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अपने घर में आखिरी सांस ली। अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में जूनियर महमूद ने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपनी एक्टिंग और कॉमेडी के दम पर लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अद्भुत अदाकारी अमर हो चुकी है। जूनियर महमूद ने कई यादगार फिल्में की हैं। कई उनके ऐसे पात्र रहे जो लोगों के बीच में, उनके जहन में आज भी हैं। लेकिन आज कैंसर से वो लगातार लंबे वक्त से जूझ रहे थे। आज उनका निधन हुआ। 67 साल की उनकी उम्र थी। और कई हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई फिलहाल उनसे जुड़ी हुई, जिसको देख करके याद भी आती है। और जूनियर महमूद जब जब स्क्रीन पर आते थे, उनकी कोशिश होती थी कि लोगों के चेहरे पर उनको देख के मुस्कान आ जाए।